आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना क्या निराश हुआ जाए, जिसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग 7 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला बिंदु होगा लेखक का परिचय, दूसरा निबंध के शीर्षक का औचित्य समझेंगे, तीसरा बिंदु होगा निबंध का सारांश, चौथा बिंदु होगा निबंध की पंक्ति है जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। और पांचवा बिंदु है निबंधकार की पंक्ति महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, उसके कहने का आधार एवं संदर्भ क्या है। छठवें बिंदु के रूप में होगा लेखक किन घटनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्यता अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। एवं सातवां एवं अंतिम बिंदु होगा निबंध के माध्यम से निबंधकार का उद्देश्य क्या है। विचारणीय बिंदु का पहला बिंदु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आरत दुबे का छपरा, उज्जवलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। पिता की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का अध्ययन किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य और ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वह फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के रेक्टर बने। द्विवेदी जी जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकक्ष इनका योगदान एवं महत्व है। द्विवेदी जी भारतीय साहित्य, दर्शन एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वह गंभीर चिंतक, विचारक, उच्च कोटि के समीक्षक एवं कुशल वक्ता थे। हिंदी के श्रेष्ठ मौलिक निबंधकारों में उनका नाम उल्लेखनीय है। उनकी कृतियों को देखें, रचनाओं को विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कोटज, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य के साथी उनके प्रमुख निबंध संग्रह। सूर साहित्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म आज उनकी आलोचनात्मक रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी द्विवेदी जी ने नई दृष्टि से शोध किए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उनकी प्रमुख रचनाएं, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा उनके उपन्यास हैं। प्राचीन भारत का कला विकास, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, उनकी भारतीय संस्कृति और इतिहास के संबंधित रचनाएं हैं। उन्होंने अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। कबीर कृति पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 19 मई 1979 ईस्वी को द्विवेदी जी का निधन हो गया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम में हम लोग निबंध के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत निबंध का शीर्षक पूर्णतया निबंध के उद्देश्य पर आधारित है। आज भारतवर्ष ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों को देखकर
अब ऐसा लगने लगा है कि शायद इस देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। जीवन के महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों को की आस्था डगमगाने लगी है। द्विवेदी जी का यह निबंध भी जहां एक और संस्कृति व समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में बताता है, वहीं दूसरी ओर अच्छाइयों को बताते हुए यह भी समझाने का प्रयत्न करता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निबंध के प्रारंभ में ही देश की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसके सत्य को लेखक स्वीकार करता है। साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गांधीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। आज की इस अस्थिरता के संदर्भ में विचार करें तो आज की स्थिति मनुष्य के द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों के कारण है। अब भी समाज में सेवा, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के स्वर में उनका स्वर दब अवश्य गया है, परंतु नष्ट नहीं हुआ है। एक बार की घटना में लेखक ने जब जल्दबाजी में टिकट बाबू को ज्यादा पैसे दे दिए लिए, वह लेखक को खोज कर उन अधिक पैसों को लौटाता है। लेखक टिकट बाबू की घटना का विवरण देते हुए यह कहते हैं कि वह यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। लेखक के द्वारा बताई गई घटनाएं अब भी आशा की ज्योति की तरह है, इसलिए मैं निराश होने की आवश्यकता है अथवा नहीं है, यह प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है, जिसे निबंधकार ने एक शीर्षक के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निबंध की केंद्रीय संवेदना में यही प्रश्न बार बार आता है कि दोषों और गुणों पर विचार करने के बाद भी क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। निबंध के विचारों की श्रृंखला भी निबंधकार के इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है, अतः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हुए निबंध के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा विचारात्मक निबंध है, जिसमें सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं। आधुनिक समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। आज कोई भी कार्य किया जाए, लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं तथा उस कार्य के गुणों को भुला दिया जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। लेखक यही सोचता है कि गांधी, तिलक, विवेकानंद और राम तीर्थ का भारतवर्ष मानो कहीं खो गया है। लगता है कि यह कोलाहल और उथल पुथल सिर्फ सतह पर है, परंतु केंद्र में अब भी गांभीर्य, अचंचल महान भारत है। माहौल में परिवर्तन हो गया है, जिसमें श्रमजीवी व्यक्ति पिस रहा है और झूठ का व्यापार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों का विश्वास अब डगमगाने लगा है। लेखक के अनुसार यह परिस्थिति नई नहीं है, ऐसा माहौल पहले भी था। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस समस्या को व्यक्त किया है। तब और अब की परिस्थिति में सिर्फ यही अंतर है कि आज आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच इस संकट को कुछ अधिक बढ़ावा मिला है। इतना होने पर भी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था तब भी लोगों में नहीं त्यागी और आज भी उसे त्यागने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आज ऊपरी सतह पर जो कोलाहल अथवा उथल पुथल है, वह मनुष्य द्वारा बनाई गई नीतियों की
त्रुटियों की वजह से है। ये नीतियां परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं, जो समय समय पर बदलती रहती हैं। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को प्रधानता नहीं दी गई है। जब बुद्धि, काम, क्रोध आदि के इशारे पर चलने लगती है तो आचरण निकृष्ट हो जाता है। इसे संयम में बांधकर रखने के लिए ही उपाय किए गए हैं। देश के दरिद्र और हीन व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। यह लक्ष्य तो उत्तम है, लेकिन जिन्हें इस कार्य में लगना है उनका मन कभी कभी अपवित्र हो जाता है और लक्ष्य का स्थान विकारों ने ले लिया। जो भी हो, इससे पुराने आदर्श और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म माना जाता है। आज कानून और धर्म में अंतर आ गया है, जिसके कारण धर्म का पालन करने वाले लोग भी अब कानून की कमजोरियों का लाभ उठाने से नहीं हिचकिचाते। भारतवर्ष में अब भी धर्म कानून से बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दब अवश्य गए हैं, परंतु अब भी बने हुए हैं। आज भी मनुष्यों के बीच प्रेम तथा महिलाओं का सम्मान, गलत सही की समझ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश यह साबित करता है कि लोग इन चीजों को गलत समझते हैं। दोषों का दर्शन कराना उचित है, लेकिन बुराई में रस लेना ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार अच्छाई में रस लेने के बाद भी अच्छाई उजागर न करना भी ठीक नहीं है। अच्छाई तो उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। लेखक यह बताता है कि एक बार गलती से 10 रुपये की जगह 100 का नोट देने के बाद वह आकर ट्रेन में बैठ गया, जबकि टिकट 10 रुपये का था। जबकि टिकट 10 रुपये का था, थोड़ी ही देर में टिकट बाबू विनम्रता के साथ उसे 90 रुपये लौटा देता है। यह कहना है कि अब ईमानदारी लुप्त हो गई है, यह अनेक बेईमानी की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक वहीं दूसरे प्रसंग में यह कहता है कि मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जा रहा था। निर्धारित स्थान से पहले एक निर्जन स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे का समय था, तब कंडक्टर साइकिल लेकर चलता बना। लोगों ने सोचा कहीं वही डकैतों को न भेज दे। बच्चे पानी मांग रहे थे, कुछ नौजवान ड्राइवर को मारने की योजना बना रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को बचाया। उसी समय हम यह देखते हैं कि बस अड्डे से खाली बस लेकर कंडक्टर आ रहा है। आते ही उसने कहा कि यह बस चलने लायक नहीं है, इसलिए वह नई बस लाया है। साथ ही वह लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। अंत में लोगों ने अपने व्यवहार के लिए ड्राइवर से माफी मांगी। इन उदाहरणों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक के अनुसार मैंने कितनी बार धोखा खाया है, लेकिन मुझे सिर्फ उसका हिसाब रखना हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बातों ने निराश मन को हिम्मत भी बधाई है। लेखक ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि नुकसान के अवसरों पर भी मैं ईश्वर पर संदेह न करूं। इस प्रकार आशा अब भी है, जिसमें भारत के महान बनने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। आज के विचारने बिंदु का चौथा बिंदु निबंध की पंक्ति है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इसकी हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आइए, इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। भ्रष्टाचार और अस्थिरता के रूप में जो हलचल है, वह हलचल केवल
ऊपरी सतह पर है। भारत के आंतरिक सतह पर अब भी शांति है। भारत अब भी महान है। इन दिनों इस प्रकार का माहौल बना है कि नादान और भोले भाले मेहनती लोग ही पिस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झूठ और फरेब का सहारा लेकर जीवन यापन करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को अब मूर्खता समझा जा रहा है। आधुनिक परिदृश्य को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने देखा था? विवेकानंद, रामतीर्थ, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय वाला भारत तो कहीं दिखाई ही नहीं देता, जिसमें आध्यात्मिक और संस्कृति तथा सभ्यता थी। लेखक ने इस परिदृश्य को लक्ष्य कर तुलसीदास जी का कथन कुछ इस प्रकार उद्धृत किया है। सिरत साधु साधुता शोभती, खल विलसत द्रुतमति भई। इन पंक्तियों में खल विलसत अर्थात दुष्ट प्रवृत्तियों का बोलबाला यह बताता है कि आज से 400 साल पहले भी ऐसा ही माहौल था। उस समय जैसे खल प्रवृत्तियां बढ़ी वैसे ही साधुता भी बढ़ी थी। तभी तो तुलसीदास जी ने उस समय उन विषम परिस्थितियों में भी महान मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। उनके समकालीन अधिकांश व्यक्तियों ने भी उस आस्था को नहीं छोड़ा। आज भी हमें उस आस्था को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस समय लोगों के मन में उन महान मूल्यों और उनकी प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न उठने लगा है, जिसने लोगों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार के वातावरण में जबकि नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मानवता के मूल्य, दया, ईमानदारी, परोपकार आदि भावनाओं से मनुष्यों का भरोसा कम होने लगा है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि मनुष्यता का लोप हो गया है। जीवन में तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्यता अब भी जीवित है। जरूरत उन घटनाओं को उजागर करने की है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। निबंध की पंक्ति महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। निबंधकार के कहने का आधार एवं संदर्भ क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महान भारत के पाने की संभावना बनी हुई है यह कथन उस आशा के आधार पर कहा है जिसमें उन्होंने यह माना है कि ये जो भी कोलाहल दिखाई दे रहा है यह सब मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों का परिणाम है। मनुष्य ने नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए भिन्न भिन्न नीतियां बनाई है, जिनके सही साबित न होने पर उनमें अनेकों संशोधन किए जाते हैं। ये नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य समाज जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि सभी के लिए एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। मनुष्य की उन्नति के लिए जितने विधान बने उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी बढ़े। इसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी महान और उपयोगी प्रतीत होने लगे। आज आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में ऐसा लगता है कि मानो देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आज लोगों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और गुणों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। यही कारण है कि आज हर आदमी दोषी दिख रहा है। यह समस्या पहले भी थी, तब भी लोगों ने जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी
और आज इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी उस आस्था को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से लेखक ने बताया है कि पुराने आदर्शों और उनकी उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनके प्रति जो आस्था है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेखक ने उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही आशा की वह किरण है जिसके कारण महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का 6वां बिंदु, लेखक किन घटनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्यता अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्यता अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसे समझाने के लिए निबंधकार ने 2 घटनाओं का उदाहरण दिया है, जिनमें से पहली घटना में लेखक के अनुसार मैंने रेलवे स्टेशन से टिकट लेने के दौरान गलती से 10 की जगह 100 का नोट दे दिया और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहीं टिकट बाबू गाड़ी में आकर हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और बाकी के 90 रुपये देते हुए बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, न मैंने देखा न आपने। यह देख लेखक चकित हो गया। लेखक के अनुसार यह ईमानदारी की एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक के अनुसार दूसरी घटना इस प्रकार हुई। एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पर खराब हो गई। रात के 10 बज रहे थे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल उतारकर चलता बना, जिससे यात्रियों को यह संदेह हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बच्चे प्यास से व्याकुल थे और बड़े डकैती आदि के बारे में बातें करने लगे। बात यहां तक आ गई कि नौजवानों ने ड्राइवर को मारने का निश्चय तक कर लिया। डर तो लेखक के मन में भी था, पर किसी तरह लेखक ने ड्राइवर को बचाया। उसी समय देखा कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारे बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने बताया कि वह बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया है। अंत में सबने ड्राइवर से माफी मांगी और कंडक्टर को धन्यवाद किया। लेखक ने इन उदाहरणों के द्वारा यह समझाना चाहा है कि इन उदाहरणों को देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि मानवता एकदम समाप्त हो गई है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु निबंध के माध्यम से निबंधकार का उद्देश्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध क्या निराश हुआ जाए की रचना एक विशेष उद्देश्य से की है। इस निबंध की रचना के दौरान निबंधकार का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। निबंध के प्रारंभ में ही लेखक ने देश की वर्तमान स्थिति की विवेचना की है। लेखक यह बताना चाहता है कि आज देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है कि जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। आज हर जगह दोष और भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। यदि इस पृष्ठभूमि पर विचार करें तो हर व्यक्ति दोषी दिखाई देता है। इसलिए यह चिंतन का विषय है। इस आधार पर यह कहना कि अब देश के लोगों में गुणों का अभाव है, यह अवश्य ही असंगत होगा। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है,
तो गुण उसमें छिप जाते हैं और हमारा ध्यान उस ओर नहीं जा पाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है या निराश होने की। लेखक ने अपने बस चालक और टिकट बाबू की ईमानदारी की घटना के उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि समाज में अभी सच्चाई और ईमानदारी बाकी है। द्विवेदी जी ने यह समझाया कि सिर्फ कपटपूर्ण घटनाओं का हिसाब रखने से हमें कष्ट की अनुभूति होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम ऐसी घटनाओं पर ध्यान देते हैं जिसमें लोगों ने अकारण की सहायता की है, तो ऐसी घटनाएं मन को आशा और हिम्मत देती हैं। इस प्रकार लेखक का यह संदेश देना चाहता है कि जब हम दोषों को दूर करने की दृष्टि से देश को देखते हैं तो हमें तमाम दोष जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाल श्रम तथा स्त्रियों की दशा आदि दिखाई देते हैं और हम इन दोषों को देखकर निराश होने लगते हैं। इस प्रकार जब हम दोषों पर अधिक ध्यान देते हैं तो गुणों की अनदेखी हो जाती है। यह गुणों की अनदेखी ही हमारी निराशा का कारण बन जाती है। क्या वास्तव में हमें निराश होना चाहिए? इसी समस्या पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना ही निबंधकार का उद्देश्य है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने आजकल की स्वाभाविक प्रवृत्ति का दोषोद्घाटन से हटाकर अंतर्निहित सकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाने की बात की है, जहां अनेक त्रुटियों से भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। ऐसे समय में आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है। यही बताना ही निबंधकार का उद्देश्य है। निबंधकार का यह उद्देश्य मंगलकारी और संदेश युक्त है। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना क्या निराश हुआ जाए, जिसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। समझने के क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम लेखक का संक्षिप्त परिचय देखा। दूसरे नंबर पर निबंध के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास किया। तीसरे नंबर पर निबंध का सारांश समझा। चौथे नंबर पर निबंध की पंक्ति जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, इसकी हम लोगों ने व्याख्या किया। पांचवें नंबर पर निबंध की पंक्ति महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, निबंधकार के कहने का आधार एवं संदर्भ को समझने का प्रयास किया। छठवें नंबर पर लेखक किन घटनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्यता अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसको समझने का प्रयास किया। और अंत में हम लोगों ने निबंध के माध्यम से निबंधकार का उद्देश्य क्या है उसको समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। देखिएगा आप लोग कि स्क्रीन पर लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ तथा कुछ पंक्तियों पर प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर वीडियो में हैं। उसे आप जो है अपने आप हल करेंगे और पुस्तक को पढ़ेंगे 2-3 बार, ताकि परीक्षा की दृष्टि से पाठ जो है तैयार हो जाए। बस आज के लिए इतना ही।